कक्षा 10वीं के गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर बिल्कुल सुरक्षित हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, फिर दिए गए प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स अभी नहीं आ रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सभी अपने प्रश्न जो हैं दिए गए होमवर्क को आप पूरा करें अपनी कॉपी में और उसके फ़ोटोग्राफ्स आप ग्रुप में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, सेंड करें, ताकि मैं उनको चेक करूं और आपको फीडबैक दे सकूं। तो अभी हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। आज तक हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 पूरे कर लिए हैं। अब हम आगे चलेंगे। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब कक्षा 9वीं तक आपने पढ़ा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण तो होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण तो होते हैं। 9वीं में भी आपने पढ़ा है कुछ दो चर वाले भी रैखिक समीकरण होते हैं, लेकिन हम उसको फिर से थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की यहाँ हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और गहन अध्ययन इसके ऊपर करेंगे हम कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं और इन्हें अगर हमने हल करना है तो कैसे करना है, इनके हल का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कौन सा समीकरण है जिसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें तीन जो पद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक दो चर, एक रैखिक और एक समीकरण। तो सबसे पहले हम बात आती है, सबसे हम छोटे लेवल से शुरू करते हैं कि समीकरण क्या है। समीकरण का अर्थ है कि एक गणितीय वाक्य जिसमें बराबर है लगा है और बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। जैसे हमने ये लिखा है 4x जमा 5y जमा 6 बराबर है 0। तो बराबर है लगा है, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, ये लिखा हमने। तो इसका मतलब ये समीकरण बन गया। समीकरण मतलब बराबर है का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये समीकरण बन गया। अब रैखिक समीकरण, रैखिक कब होता है? कक्षा 9th को अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो वहाँ पर आपने रैखिक द्विघाती और त्रिघाती समीकरण के बारे में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से याद करवाता हूँ कि रैखिक जब चर की घात सब जगह 1 या 1 से कम हो। जितने भी चर हैं सभी की घात कितनी होनी चाहिए? 1 या 1 से कम, तो वो कहलाता है रैखिक समीकरण। अब आते हैं दो चर। अगर उसमें चरों की संख्या कितनी हो? 2। चरों की संख्या सिर्फ 2 और साथ में घात 1 और बराबर है का निशान लगा हो, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बनता है। तो कोई भी समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के रूप में लिखा जाए, जहां a तथा b दोनों ही शून्य नहीं हो। हमें कंडीशन क्या दी है? a भी शून्य नहीं होना चाहिए और b भी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी शून्य हो जाता है तो वो तो चर ही चला गया, चर ही खत्म हो गया। तो ये क्या है? दोनों ही x का गुणांक और y का गुणांक दोनों ही शून्य नहीं होने चाहिए। इसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। इंग्लिश में अगर हम बोलें तो क्या आएगा? एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a is not equal to 0 and b is also not equal to 0 is known as a linear equation in two variables. linear equation in two variables. linear मतलब रैखिक, इक्वेशन मतलब समीकरण, टू वेरिएबल्स मतलब दो चर वाला। तो समीकरण का अब बात करते हैं समीकरण का हल। समीकरण का हल क्या होगा? x या y का मान जिसके लिए बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष रहना चाहिए। कंडीशन क्या है? कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष हो x का और y का ऐसा मान, x के और y के आपस में
ऐसे मान होते हैं जिनके लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है। तो x और y की उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, इस समीकरण का हल। तो समीकरण का जो हल है उसको निरूपित करने वाली रेखा पर ही स्थित एक बिंदु होता है। अगर हम ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाएं, ये ग्राफ पेपर है, देखिए ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाएं, कोई भी लाइन हम उसके ऊपर खींचे तो वो क्या है, एक रैखिक समीकरण है, और उसके ऊपर जो बिंदु होंगे वो सारे ही उस समीकरण के हल होते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे हम करेंगे अभी इलेबोरेट। देखो, एक ही तल में अगर दो रेखाएं अगर हम खींचें, अगर दो रेखाएं हों, एक ही तल में स्थित दो रेखाएं जो हैं वो दोनों आपस में या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर दोनों ही रेखाएं समांतर हैं। देखिए यहाँ मैं बनाता हूँ, या तो वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर सकती हैं एक बिंदु पर, या फिर दोनों ही समांतर हो सकती हैं ऐसे, ये कभी नहीं मिलेंगे आपस में, या फिर वे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बिल्कुल पूरे बिंदु दूसरी लाइन के ऊपर आते हैं। तो तीन प्रकार की जो रेखाएं हैं ये हो सकती हैं एक ही तल में। इंग्लिश में अगर हम लिखो इनको तो क्या लिखेंगे, द टू लाइन्स इन सेम प्लेन मे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दे मे नेवर इंटरसेक्ट, दे मे नेवर मीट टू ईच अदर, मीन्स दे आर पैरेलल, और दे मे कोइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। अब हम आते हैं प्रश्नावली 3.1 के ऊपर। देखिए पहला प्रश्न है, इस प्रश्न से हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं और कैसे जो ग्राफ बनता है और उसका क्या अर्थ होता है। प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक तो आपने बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और एक ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो इसका हल हम देखो करेंगे। मान लो आफताब की वर्तमान आयु x है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी होगी, x माइनस 7 वर्ष। आज की आयु से 7 वर्ष हमें घटाने पड़ेंगे, और वैसे ही उसी की पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले क्या होगी, y माइनस y आज है तो y आज से 7 वर्ष पहले y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न की पहली शर्त क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, कि आफताब जो था वो पुत्री से 7 गुना बड़ा था। तो पुत्री की आयु को 7 गुना करके बराबर लिख दिया हमने आफताब की आयु। ये एक समीकरण बन गया। इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, सरल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सत्ते 49। तो 7y यहाँ ले आएंगे, x माइनस 7y बराबर 7 यहाँ चला जाएगा, 7 माइनस 49। तो समीकरण आपके पास बना x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये एक समीकरण बन गया। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 ले देते हैं। हम पता है कि इसके बाद ये हल नहीं हो सकता है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, जो दूसरी शर्त है प्रश्न में, कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी है, x जमा 3 वर्ष। तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y जमा 3। देखो x और y उनकी वर्तमान आयु है, तो 3 वर्ष बाद 3 उसमें जोड़ देंगे। प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है कि 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु से 3 गुणी है। तो पुत्री की आयु का 3 गुणा करते हैं और आफताब की आयु के बराबर बन जाती है, तो ये भी बराबर हो जाएगी। तो समीकरण बन गया। इसको हम सरल करेंगे, सरल रूप में लिखेंगे, x जमा 3 बराबर 3y जमा 9 हो जाएगा, 3 9 x, ये 3y यहाँ माइनस 3y बन जाएगा, 9 यहाँ है, 3 यहाँ जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा, 9 माइनस 3 6, x माइनस 3y बराबर 6। ये भी इसके आगे हल नहीं होता है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो बीजगणितीय रूप में इसका जो निरूपण है वो कैसे हो गया, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। ये जो प्रश्न में आपको शर्तें दी हुई थी उन शर्तों के अनुसार हमारे पास ये 2 समीकरण बन जाते हैं। ये बीजगणितीय रूप में इस प्रश्न को हमने लिख दिया है। अब इसी प्रश्न को हमने ग्राफीय विधि से, ग्राफीय रूप में भी इसको व्यक्त करना है, ग्राफ भी बनाना है इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए
समीकरण नंबर 1 लेंगे पहले हम। x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो 7y को दाईं ओर ले जाते हैं, ये बन जाएगा x बराबर 7y माइनस 42। देखो माइनस 42 पहले से था, 7y वहाँ चला गया तो माइनस से प्लस हो गया, 7y माइनस 42। y के हम अपनी मर्जी से अलग अलग मान ले सकते हैं। देखो यदि y 5, हम 5 4 3 2 4 कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ 5 ले लिया, y बराबर है 5 ले लिया, y की जगह 5 भरेंगे। देखो 7 पंजे 35, 35 माइनस 42 माइनस 7 आया, तो x का मान कितना आया 7। ये टेबल हम बना लेते हैं साइड में। x बराबर है माइनस 7 और y बराबर है 5। y 5 लिया तो x कितना आया माइनस 7। अब हम y 6 ले लेते हैं। मान लो अगर y 6 लें तो x कितना आता है इसके अनुसार, y की जगह अब हम 6 भर देंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 0 0 6। इसी प्रकार से यदि हम y की जगह 7 ले लें, देखो y की जगह अगर हम 7 लें तो x कितना आ जाएगा, 7 गुना 7 माइनस 42, 7 ही आएगा। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 है हमारे पास, x बराबर 3y जमा 6। तो x बराबर 3y जमा 6 यहाँ पर भी है। अगर हम y बराबर है माइनस 2 लेते हैं तो x आता है आपके पास 0। अगर हम y बराबर है माइनस 3 लें तो x आ जाता है माइनस 3। और यदि x बराबर है 0 लें तो x बराबर आ जाता है, सॉरी y बराबर 0 लें तो x आ जाता है 6। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी वही लेना है जो मैंने लिया, आप कुछ और भी संख्याएं यहाँ पर ले सकते हैं। यदि जब लिया है तो इसका मतलब कि हम खुद अपनी मर्जी से उसको लिख रहे हैं, तो वो मान कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हैं। अब हम इसके अनुसार बनाएंगे ग्राफ। तो पहला जो ग्राफ है पहले समीकरण का, ये ग्राफ देखो मेरे पास है, इसमें इस तरह से ग्रिड बनी होती है पूरी। सबसे पहले हम देखते हैं x, तो ये हमारा x अक्ष है, x डैश हम इसको लिख देते हैं, और ये जो खड़ा वाला है ऊर्ध्वाधर इसको हम y डैश लिखते हैं। ये डैश है, यहाँ नहीं है, नीचे की तरफ डैश होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता है। मतलब नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये 0 होता है बीच में, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। तो सबसे पहला जो हमारे पास बिंदु है, x कितना है माइनस 7। x जो है हमारे पास माइनस 7 है। सॉरी यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आना था, ये 6 है, ये 7 है। तो 7 x पर आया हमारे पास। x पर देखें, x लाइन पर हम देखेंगे माइनस 7 कहाँ पर है, तो ये है हमारे पास माइनस 7 ये है। और y पर कितना है 5, y पर कितना लेंगे हम 5, तो y पर क्या है 5, ये रहा 5 के सामने और 7 के सामने ये बिंदु आया हमारे पास पहला, ऐसे बिंदु लगा देते हैं। दूसरा बिंदु है 0 6, तो x पर लेंगे हम 0, x पर 0 ये है, और y पर लेंगे 6, तो y पर 6 ये है। ये आ गया हमारे पास दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु हम लेंगे 7 और 7 है, x पर 7 और y पर भी 7, तो ये 7 के सामने और ये 7 के सामने ये बिंदु आ गया। हम इन तीनों बिंदुओं को फुट्टे से मिला देंगे। अभी देखिए स्केल रखेंगे हम, इन तीन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ये देखो बिल्कुल सरल रेखा आएगी, इसलिए भी हम इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। बिल्कुल सरल रेखा आनी चाहिए। ये आया हमारे पास पहला समीकरण, क्या था ये, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब लेंगे हम दूसरा समीकरण। दूसरे में क्या है, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। दूसरा पहला बिंदु लेंगे, x जो है वो 0 है, x 0 ये रहा, x पर 0, और y पर क्या लेंगे हम -2, y पर लेंगे -2, ये रहा, x पर 0 और y पर -2 ये रहा। तो ये है हमारा पहला बिंदु।
दूसरा बिंदु -3 और -3, -3 x पर, -3 y पर, ये है इसके सामने और इसके सामने। और तीसरा बिंदु है 6, 0, x पर 6 और y पर 0, तो 0 के सामने ये 6 आया। तो इन तीनों बिंदुओं को मिला के हम देखेंगे कि ये सरल रेखा में हैं या नहीं। अगर सरल रेखा में हैं तो इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल सही, अलग अलग रंग से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं ताकि साफ साफ दिख जाए। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या था, समीकरण को हम लिख देते हैं x - 3y = 6, ये दूसरा समीकरण था। तो ये हमने ग्राफीय रूप में भी इसको शो कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस प्रकार से ये एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रश्नावली में आगे 2 प्रश्न और हैं जिन्हें आप अपने आप हल करने की कोशिश करेंगे।